गुड मॉर्निंग सभी को। आज 31 अगस्त 2024 को सीईटी की नई वांट्स जारी हो चुकी है। फॉर्म फिल करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग राजस्थान ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो प्रतिभागी इसके लिए एलिजिबल है, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या सूचना का माध्यम बन रहा हूँ, जिससे आप इससे जुड़ी हुई जो जो बातें आपको आवश्यक है या जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उन जानकारियों को मैं थोड़ा सा साझा करता हूँ। किसी की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, उनका सबका जवाब दिया जाएगा। पहले ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा मैं उस प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ, और लास्ट में एग्जाम का पैटर्न क्या है, इन तीनों को अपन बताएंगे। इस तीनों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, सीईटी है क्या? तो सीईटी ये है समान पात्रता परीक्षा या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। समान पात्रता परीक्षा या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके तहत आप कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके अंदर इसको क्वालिफाई किए बिना उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई के लिए आपको इन परीक्षाओं को इस सीईटी या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या समान पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। उत्तीर्ण के लिए राज्य सरकार ने इसमें अलग अलग परसेंटेज फिक्स कर रखे हैं। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको 40% अंक लाने हैं, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको 35% अंक लाने हैं। 35 और 40 लाओगे तो इसको आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा, और इसमें क्वालिफाई होने के बाद में आप इन भर्तियों के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पर 11-12 भर्तियों का आपके सामने कैलेंडर है, जिसके अंदर आप जैसे ही इन डिपार्टमेंट से इसकी भर्ती आती है आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी भर्तियां हैं तो इसमें देखो, नंबर 1 वन विभाग की भर्ती है जिसके अंदर वनपाल का पद है। नंबर 2 गवर्नमेंट द्वारा जो हॉस्टल चलाए जा रहे हैं उसमें हॉस्टल वार्डन की, छात्रावास अध्यक्ष की है। नंबर 3 एलडीसी की है। फिर एलडीसी, यूडीसी, एलडीसी के अंदर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहाँ पर लिपिकीय वर्ग, लोक सेवा आयोग, फिर आबकारी विभाग इनके अंदर, और राजस्थान पुलिस जिसके लिए सभी प्रतिभागियों या जो 10th और 12th पास कैंडिडेट है उनके लिए जो सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है वो राजस्थान पुलिस की है। उसके अंदर भी अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और दूसरा, अगर आपको पंचायतों के अंदर एलडीसी लगना है या आपको कृषि विभाग के अंदर एलडीसी लगना है तो भी यही सीईटी क्वालिफाई करनी होगी। उसके अलावा कुछ और भर्ती है, कुल मिलाकर 12 भर्तियों के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और इसकी विज्ञप्ति जो कर्मचारी चयन आयोग है इसने देखो 29/8/2024 को जारी कर दी है। इसमें फॉर्म लिए जाएंगे। कब से फॉर्म लिए जाएंगे वो नीचे मैं डेट के हिसाब से बताता हूं। तो पहले इन 12 भर्तियों के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसका पहला स्टेप सीईटी है। इसको क्वालिफाई करो, इसमें 40% और 35% मार्क्स लाओ, और फिर इन 12 भर्तियों के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीईटी खुद के अंदर फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, उसके लिए पहला है कि आप सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए। फर्स्ट, इसके लिए जो पात्रता है आप 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है और 12th के अंदर है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने पास कर ली हो। रनिंग ईयर है जो 12th में इस साल है वो कैंडिडेट भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी एज क्या है वो मैं सारे एक एक करके बताता हूं, आप उसको अपने से मैच कर ले। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो इसमें जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि आपके कंपटीशन लेवल का पहला स्तर ही 12th के बाद शुरू होता है। और उसके लिए राजस्थान सरकार ने आपको अच्छे से मौका दिया है कि आप इस परीक्षा से कंपटीशन लाइन में आ सकते हो, कंपटीशन देने के। फिर इसके अंदर है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना। इसके लिए पहले आपको एक ओटीआर बनाना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कर्मचारी चयन आयोग के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दो। अगर पहले किया हुआ है तो ठीक है, फीस आपकी एक बार लगती है, उसके बाद आप इनमें फॉर्म फिल कर सकते हो। इसको बोला जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी वो आगे आने वाली भर्तियों में वो ही आपकी मान्य होगी।
इसलिए इसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जानकारी देते हो वो सही होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए जब अगले फॉर्म में भरते हो। तो पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना आपको किसी ई मित्र से। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो एसएसओ आईडी से आपके आधार कार्ड वगैरह इससे आपका पूरा मैच कर ले। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें आयोग ने आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप इन हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हो कि मेरे फॉर्म के अंदर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर नंबर फ्लैश है, विज्ञप्ति के अंदर नंबर दिए हुए, यहाँ से आप वहां से जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर इसके बाद में इसके अंदर कुछ रिजर्वेशन भी दे रखा है, किसको कितना रिजर्वेशन है भर्ती के अंदर। अगर कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के अंदर जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उत्कृष्ट के नीचे ये टर्म्स दे रखे कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशियाई गेम्स, दक्षिण एशियाई, इस प्रकार के गेम्स के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट किया है तो आपको 2% अलग से रिजर्वेशन मिलता है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं, कोई एक्समैन है, तो भी आपको इसके अंदर लगभग 12.5% सरकार इसमें रिजर्वेशन देती है आपको। एक्समैनों को 12.5% रिजर्वेशन के साथ आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की फीस कितनी है, इसके लिए यहां पर फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है कि कौन सा व्यक्ति इसके अंदर कितने रुपए फीस के लगेंगे। तो यहां दे रखा है कि जनरल कैटेगरी या क्रीमिलेयर श्रेणी का कोई पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है तो उसको 600 रुपए शुल्क देना होगा। 600 रुपए तो आपको कर्मचारी चयन आयोग में जमा करवाना है, प्लस 50 रुपए जो ई मित्र वाला भरता वो लेता है। अगर आप नॉन क्रिमिलेयर हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग है, तो आपको फीस है वो 400 रुपए लगेगी। यहाँ पर 600 और 400 दो प्रकार के फीस के क्राइटेरिया इसमें दे रखे हैं। इनमें से आपको एक फीस पे करनी है जिस कैटेगरी से हो, जो आपके लागू होता है उस वाले भाग को इसमें ले लें। इस बार इसके अंदर महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, 30% महिलाओं को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा, इसलिए महिलाओं के लिए ये 30% आरक्षण है। और भूतपूर्व सैनिक जो एक्समैन की बात कर रहे थे, इसमें 12.5% है आपको आरक्षण। फिर दिव्यांगजन है, उनको भी 3% आरक्षण दिया गया है, 3% उनके लिए अलग से पद रखे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की अपन पहले बात कर चुके हैं, जो 12th पास है या 12th रनिंग है वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिसकी 12th नहीं है, 12th में चल रहा है, वो भी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। राष्ट्रीय तो भारतीय होनी ही चाहिए आयु। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो एज है, जो 12th में ज्यादातर कैंडिडेट पढ़ते हैं उनके लिए आयु वाला मैटर रहता है। तो इसके अंदर जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को जो कैंडिडेट 18 वर्ष का हो रहा है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, या जिसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, 40 वर्ष से चाहिए एक दिन भी कम है, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो आयु का ध्यान रखें, क्योंकि 12th पास होते ही ज्यादातर कैंडिडेट की आयु 18 या इसके आसपास होती है। तो अगर आपकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष होती है और 40 वर्ष आपने क्रॉस नहीं किए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर अलग अलग कैटेगरी में इसमें एज में अलग अलग छूट है, वो बात अपन नहीं करते, केवल मोटे रूप से आपको डेट याद रखनी है। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष की आयु है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जो शुल्क है वो ई मित्र पे जमा होगा। परीक्षा आयोजन, परीक्षा के लिए इसमें डेट दे रखी है, कब इसकी एग्जाम करवाई जाएंगे, कब इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। फॉर्म तो 2 तारीख से भरने शुरू हो रहे हैं। 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक की डेट में इसमें रात्रि के 12 बजे तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद राज्य सरकार आपके इसमें 23 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एग्जाम 3 दिन तक चलेंगे, 23, 24 अलग अलग डेट दे रखी है, सबके एक साथ नहीं होंगे। 23 से लेकर 26 तक इसमें एग्जाम करवाए जाएंगे।
परीक्षा आयोजन की डेट है। और ये परीक्षा संभाग के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। वहीं जिस संभाग से है सामान्यतः उसी संभाग और जिला मुख्यालय पर आपकी परीक्षा है करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र आपको एग्जाम होने से लगभग एक सप्ताह पहले डाउनलोड करना है। और इसमें अब थोड़ी सी परीक्षा का पैटर्न क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये तो था फॉर्म फिल करने के लिए जो मोटे मोटे थे, मैं उसको एक बार रिपीट करता हूं। 1 जनवरी 2025 तक जो 18 साल का होता है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। जिसने 12th कर ली है या जो 12th में है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। फिर इसके बाद आपको 40% नंबर लाना है और इन 12 भर्तियों के अंदर आप योग्य माने जाओगे, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब फीस कितनी थी, तो फीस इसके लिए जनरल कैंडिडेट उसके 600, रिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए 400 रुपए की फीस सरकार ने तय कर रखी है। इसके अंदर जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न है 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। ये रहा 150 क्वेश्चन आएंगे आपके इस पेपर के अंदर और 3 घंटे में 300 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे ड्यूरेशन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर लाने हैं। 300 में से 40% लगभग आपको 120 नंबर लाने हैं। जो 120 नंबर ला पाएगा वो इसमें क्वालिफाई होगा। इसमें मेरिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मेरिट में ऊपर रहेंगे उनको लिया जाएगा। जिसके 40% से प्लस नंबर होंगे वो सारे इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। यानी 300 में से आपको सिर्फ 120 नंबर लाना है। 120 से ऊपर होते ही आप सीईटी क्वालिफाई माने जाओगे। 300 नंबर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है या इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के अंदर पहला है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर लिटरेचर और ट्रेडिशन, और इसके अंदर कोई विरासत स्थल है उसके बारे में ये 12 यूनिट दे रखे हैं इसके राजस्थान वाले भाग के। फिर दूसरा है भारत एवं राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर भी इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल नदियां जिले, इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी से आएंगे। फिर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी है दोनों। लास्ट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं इससे भी कुछ क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे के अलावा साइंस का भाग भी इसमें है। दैनिक विज्ञान डेली जो 10th लेवल तक की होती है, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे। ये सामान्य टॉपिक है कि इन टॉपिकों में से कुछ लिए जाएंगे आपके। फिर मेंटल एबिलिटी वाला भाग है, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का कुछ भाग इसमें होगा। इसके अलावा आपके हिंदी भी होगी, हिंदी के टॉपिक भी दे रखे हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसके अंदर होंगे। जो 150 क्वेश्चन है इसके अंदर हिंदी इंग्लिश के अलावा कंप्यूटर पर है और करंट वाला भाग भी इसी का हिस्सा है। करंट वाले भाग में भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो मासिक करंट अफेयर्स आती है उसके अंदर या कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ कॉमन पॉइंट है उसको इसमें लिया जाएगा। ये आपके इसमें एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इस प्रकार से हम आपकी इसमें किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो नंबर 1, रोज शाम को 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर आपको फ्री में इससे जुड़ी हुई क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती है। जो कैंडिडेट देखना चाहे वो YouTube चैनल ज्वाइन कर ले। YouTube चैनल से फ्री में इसकी क्लासें मिलती है। अगर आपको उससे जुड़े हुए PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो क्लास होती है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF के माध्यम से। तो नोट्स के थ्रू फ्री में YouTube पर CET की क्लासें दी जा रही है। आप उन क्लासों को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार के जो सामान्य प्रकार का एग्जाम है इसके अंदर कोई बड़ा स्तर का कंपटीशन नहीं है, इजी लेवल का है। थोड़ी सी आपको अवेयरनेस की जरूरत है, हल्की सी अवेयरनेस रखो तो इसमें आसानी से पार किया जा सकता है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है तो उसको फिलहाल छोड़ दो। नंबर तो 300 में से 120 ही लाने, जिसमें इजी आ सकते हैं वो ले लो। इस प्रकार से इसमें होगा। इसके अलावा हम राजस्थान के अंदर जो RS प्री है और SI वाली भर्ती है उसकी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको अलग से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से या YouTube के माध्यम से। इसकी क्लासें हमने RS प्री की क्लासें हैं वो शुरू कर दी है। जो प्री को ध्यान में रखते हुए प्री के बारे में भी सूचनाएं आ रही है तो उसकी सूचनाएं भी
दे रहे हैं। इसके बारे में आरएस प्री और एसआई के लिए मैं अलग से सूचना का एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, उसमें इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा। आज इतना ही। सीईटी के जो प्रतिभागी है वो इसके अंदर इस प्रकार की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फिल करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आरएस के सूचना के लिए।